मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज कक्षा 9वीं विषय सामाजिक है और इतिहास वाला खंड में पहला चैप्टर जो फ्रांसीसी क्रांति, तो इसका जो बेसिक था वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। अब आगे चर्चा करते हैं, फिर थोड़ा समझाना भी है। देखिए, फ्रांस की जो क्रांति है विश्व इतिहास लेवल पर घटना है और फ्रांस की क्रांति के दौरान उस समय जो राजा था लुई 16वां, तो लुई 16वां जो था, यानी जो वहाँ के फ्रांस के जो लोग थे वो उस राजा के अत्यधिक कर, ठीक है ना, यानी टैक्स बढ़ा दिए गए राजा के द्वारा, तो उससे जनता परेशान थी। तो ऐसी स्थिति में क्रांति होना ही स्वाभाविक था। तो ऐसी स्थिति में तो ये जो कुछ जानकारी है लिखी हुई है तो ध्यान देंगे। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं जो पढ़ा दिया गया है आपको पिछली वीडियो में। फ्रांस की क्रांति प्रारंभ 14 जुलाई 1789 है। 14 जुलाई 1789 क्रांति है फ्रांस की। राजधानी स्थान है पेरिस और उस समय जो राजा था लुई 16वां था। ये जो लुई 16वां था जब ये राजगद्दी पर आसीन हुआ तो उस समय इसकी उम्र महज 20 वर्ष की थी। आयु कितनी थी उस समय इसकी? 20 वर्ष। किसकी? फ्रांस के राजा लुई 16वें की। कब बना? 1774 ईस्वी में, बुर्बो राजवंश। अब प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, भाई फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन होने वाला, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो उस समय राजा कौन था? तो उसका आंसर होगा लुई 16वां। यह उम्र कितने वर्ष थी जब वो राजा बना? तो उसकी उम्र थी केवल 20 वर्ष, ठीक है ना। इसके बाद है अगला कि जब लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर जब आसीन हुआ तो उस समय संसाधन जो थे उनके नष्ट होने के क्या कारण थे, ठीक है ना। जो संसाधन थे उनके नष्ट होने के क्या कारण थे? तो सीधी सी बात है, लंबे समय तक युद्ध चलना। तो जब लंबे समय तक युद्ध चलता है तो जन धन हानि तो होती है। तो वही है कि लंबे समय तक युद्ध का चलना जो था वो लुई 16वां के शासनकाल के दौरान वहाँ की जो संसाधन की जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय स्थिति थी। जब वो सम्राट बना था उस समय राजकोषीय जो खजाना था वो भी खाली था, ठीक है ना। और कई जो कर्ज है उनके बोझ तले दबा हुआ था फ्रांस उस समय। और फ्रांस की जो मुद्रा थी ना, पिछले समय बताया था ना, लिब्रे, लिब्रे कहते हैं फ्रांस की मुद्रा, लिखा हुआ है लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी जिसका समाप्त कर दिया 1794 में। अब है अगला जो प्रश्न बन सकता है वो है गणतंत्र, यानी जो फ्रांस था वो गणतंत्र का कब हुआ? वो आज़ाद गणतंत्र तो वो है 21 सितंबर 1792 को। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस जो है गणतंत्र संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने वाला बना। इसके बाद है सत्ता का विभाजन। सत्ता का विभाजन जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये जो विभाजन है ये द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये किसकी रचना है? ये रचना है मोंटेस्क्यू की। तो ये जो राइटर है, जो पुस्तक हैं, उनके राइटर के नाम आपको ये जरूर याद रखने, क्योंकि इतिहास के अंदर एक तो सन इम्पोर्टेंट है और जो रचना है वो भी जरूरी है। किताब से पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, जो नोट्स बना के यदि आपने पढ़ा तो अच्छी तरह समझ में आएगा, ये ध्यान रखना आप। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मोंटेस्क्यू, ये इसकी पुस्तक है। और इस पुस्तक में सत्ता का विभाजन बताया गया फ्रांस का, जिसमें बताया गया था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी नेशनल असेंबली जो है फ्रांस में, किस प्रकार से। अगला है फ्रांसीसी समाज जो था, जो समाज की जो स्थिति थी फ्रांस में, 3 भागों में बटी हुई थी। जैसे कि मैंने आपको पिछले इसमें बेसिक बताया था, उस समय 3 समाज बटी हुई थी। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, और तीसरे जो वर्ग में जो कह सकते हैं हम व्यवसायी, मजदूर, भूमि, ये सब तीसरे वर्ग में थे, वकील, अदालती जो थे। अब प्रश्न क्या, जो टैक्स अदा करने वाला, यानी फ्रांसीसी समाज का वे कौन सा स्तर है जो टैक्स अदा करने वाला था? तो ध्यान देना, फ्रांस के जो प्रथम 2 स्टेट हैं, प्रथम और द्वितीय, यानी पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, वो टैक्स अदा नहीं करते थे। तो टैक्स किससे लिया जाता था भाई? टैक्स लिया जाता था तृतीय स्टेट,
यानी जो तीसरे नंबर का जो समाज था फ्रांस का, उससे टैक्स लिया जाता था। अब उसमें कौन कौन से मुख्य रूप से किसान, व्यवसायी और मजदूर जो वर्ग था, किसान, व्यवसायी और मजदूर वर्ग, इनसे क्या लिया जाता था? टैक्स यानी कर। तो ये जो कर थे ये अदा कौन करता था? फ्रांस का कौन सा समाज था जो राजा को अपना टैक्स अदा करता था? वो था तीसरे नंबर का तृतीय एस्टेट। इसके बाद है अगला है टाइद और टाइल। टाइद और टाइल ये दोनों प्रकार के कर हैं। तो टाइद तो धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा विशेष कार्यों के लिए वसूल किया जाने लगा, और जो टाइल था वो प्रत्यक्ष कर था जो राजा को दिए जाते, सीधे प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता था कर। तो ये जो धार्मिक कर कौन सा था? टाइद। और प्रत्यक्ष कर कौन सा है? टाइल। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। टाइद धार्मिक कर है और जो चर्च द्वारा विशेष कार्यों के लिए दिया जाने वाला कर था धार्मिक स्थानों के लिए, और ये राज्य को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष रूप से कर वो था टाइल। अगला है जो बन सकता है प्रश्न वो है लुई 16वां कर बढ़ाने के क्या कारण थे? उसने कर क्यों बढ़ाए? तो उसके कारण जो मोस्टली जो थे वे थे वित्तीय संसाधन। जब वो राजा बना उस समय लुई 16वां, तो वित्तीय संसाधन यानी जो राजकोषीय खजाना तो खाली पड़ा था, तो उसको सही रूप से प्रारूप चलाने के लिए, स्थिति सुदृढ़ करने के लिए फ्रांस की अर्थव्यवस्था की, तो उसने फिर टैक्स बढ़ा दिए गए। तो इससे पहले क्या पड़ा था? टैक्स कौन सा फ्रांस का जो समाज जो अदा कर रहा था वो था तृतीय। तो प्रथम और सेकंड जो समाज था उनसे टैक्स जो है नहीं लिया जाता था राजा द्वारा, और तीसरा जो स्टेट था वो टैक्स अदा करता था। तो एक प्रकार से शोषण हुआ तीसरे स्टेट का। सेकंड है जनसंख्या वृद्धि। तो ये जो है ये या युद्ध में बार बार युद्ध होना, ये भी एक प्रकार से जो है टैक्स बढ़ाने की स्थिति, क्योंकि जन धन हानि की हुई है फ्रांस के अंदर। एस्टेट जनरल, एस्टेट जनरल जो थी फ्रांस के अंदर वो एक सरकारी संस्था थी। सरकारी संस्था जिसके कौन थी? एस्टेट जनरल, जो अपने अधिवेशन। तो उसी प्रकार से ये इसका जो कार्य था वो था नए कर की मंजूरी के लिए। नए कर का प्रस्ताव कौन लेकर आती थी फ्रांस में? एस्टेट जनरल। और उन प्रस्ताव पर अनुमोदन मतलब पारित होना यहाँ पर किससे? एस्टेट जनरल से। जब वो फ्रांस का सम्राट जो अपना अधिवेशन बुलाता था तो इससे पारित होना जरूरी था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है एस्टेट जनरल जो थी वो सरकारी संस्था थी फ्रांस में, और वो नए कर की मंजूरी प्रदान करना और अनुमोदन करना, ये दोनों कार्य वो करती थी। आ सकता है प्रश्न कि एस्टेट जनरल क्या थी तथा इसके क्या कार्य थे। फ्रांस में संविधान कैदी कानून बनाने का जो था वो नेशनल असेंबली को दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना। राष्ट्रीय सभा जो है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी जो सामाजिक अनुबंध था, ये कृति किसकी थी? रूसो की। ये दार्शनिक कृति याद कर लेना, ये पहले उसमें बताई दी थी आपको। अब एक एक चीज को पढ़ रहे हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? ये रूसो का है। इसके बाद जो है अब जो फ्रांस के अंदर जो नेशनल असेंबली चुनने के लिए जो मतदान होता है, तो पहली बात तो जो आगे जो सरकार थी उसको 3 भागों में बांटा है। न्यायपालिका, कार्यपालिका थी और एक विधायिका। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इसके अंदर न्यायपालिका में कौन होता है? न्यायाधीश। कार्यपालिका में राजा यानी सम्राट, और विधायिका में थी नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली जो थी वो फ्रांस में संविधान में कानून बनाने का कार्य करती थी। अब उनका निर्वाचन जो होता है, बात करें न्यायपालिका के न्यायाधीश की, तो उसमें जो 2 प्रकार से होते थे नागरिक। एक तो होता है सक्रिय नागरिक और एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय नागरिक जिसकी उम्र 25 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, यानी 25 वर्ष आयु प्राप्त करने वाले जो थे उनको मताधिकार, मत देने का अधिकार था। उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। वो कौन से नागरिक थे फ्रांस में? वो थे सक्रिय नागरिक, अर्थात मत दे सकते थे वो। सेकंड स्थिति क्या थी? निष्क्रिय नागरिक। निष्क्रिय का मतलब है वो मतदान में भाग नहीं लेते, मतदान नहीं करते थे वो, उनको मताधिकार प्राप्त नहीं था मत डालने का। किनके चुनाव में? चाहे वो न्यायाधीश का हो या सम्राट का हो या फिर विधायिका का, क्योंकि राजतंत्र जो व्यवस्था थी उसको तो समाप्त कर दिया गया। राजतंत्र कह दे, प्रजातंत्र कह दे, डेमोक्रेसी कह दे, एक ही बात है। तो उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर सक्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त, उम्र 25 वर्ष,
और निष्क्रिय नागरिक जो होते हैं, मतदान नहीं डालने वाले, जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी। तो जो मतदान करने वाले थे वो तो 25 वर्ष उम्र है सक्रिय नागरिक, जो नहीं करने वाले जो बच गए, चाहे शेष पुरुषों और महिलाओं को मत डालने का अधिकार इसमें नहीं था। तो ये स्थिति जो थी वो नेशनल असेंबली चुनने के लिए थी, मतदान करने के लिए, किसमें? फ्रांस में। तो इसको कितने भागों में बांटा गया बताया अभी आपको, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के दौरान। तो अभी जो हमने पढ़ा आज ये, तो इससे संबंधित जो प्रश्न है तो इनको अच्छी तरह से नोट कर लेना आप।